Alright. तो आज के आई कैन गवर्न इनसाइट्स के 17वें अंक में पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी यानी राजनीति और लोकतंत्र विषय पर परिचर्चा में आप सभी का आई कैन गवर्न के सभी सदस्यों और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं का अस्थायी अर्थात लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए फंडामेंटल पॉलिसी इश्यूज के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करता है। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं और सरकार से परे अपने दायित्व को लेकर के सजग। आई कैन गवर्न इनसाइट्स सीरीज के तहत अभी तक हम लोगों ने 17वां कार्यक्रम है, 16 परिचर्चा किए हैं और इसके माध्यम से हम लोग 30 से 35 हजार लोगों तक पहुंच पाए हैं। इसके तहत हम लोगों ने अभी तक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, ग्रामीण प्रशासन, स्वच्छता, वायु प्रदूषण सहित अनेकों गंभीर मुद्दों से जुड़े हुए मूलभूत चुनौतियों पर बिहार और देश के कोने कोने से अनेकों समाजोन्मुख लोगों के साथ चर्चा की है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। आज की परिचर्चा का एक लक्ष्य ये भी है कि स्थानीय स्तर पर और पर्सनल लेवल पर हम और आप क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के विचार मंथन करें, एक पॉजिटिव डिबेट हो, पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन हो। और ये गंभीर विषय है राजनीति और लोकतंत्र का, इसके बहुत सारे आयाम हैं और इस विषय पे चर्चा कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग को करने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से देश की स्थिति परिस्थिति बदल रही है, राजनीति की स्थिति परिस्थिति बदल रही है, लोकतंत्र बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही हैं, कहीं ना कहीं समाज, राजनीति और लोकतंत्र को पैर से पैर मिला के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा के लिए हमारे इस पैनल पर 3 महानुभाव मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नौकरी और ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके वर्षों से लगातार समाज सेवा का काम किया है, राजनीति के माध्यम से, चाहे वो अन्य माध्यमों से हो। आज हमारे साथ विमल कुमार सक्सेना जी हैं। नमस्कार। सक्सेना साहब पार्टीलेस डेमोक्रेसी संस्थान के संस्थापक हैं, साथ में एक एनजीओ समर्पण विद स्माइल भी चलाते हैं। पूर्व में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, 2012 में रिटायरमेंट लिया और उसके बाद अन्ना आंदोलन में काफी सक्रिय थे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, 2015 में इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने के तरीके से शुद्ध होकर के इन्होंने इस पार्टीलेस डेमोक्रेसी इनिशिएटिव की शुरुआत की और लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने जनता राजा के नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। सरकार और व्यवस्था से जुड़े समस्या और समाधान विषय पर लोगों को जागरूक करने का इस पुस्तक के माध्यम से इनका प्रयास है। और हमारे दूसरे विशेष गेस्ट आज रितु जायसवाल ही हैं। रितु जायसवाल जी की स्क्रीन पर अरुण कुमार आपको दिख रहा होगा, लेकिन रितु जायसवाल हमारे साथ हैं। रितु जी शिक्षक रही हैं, समाज सेवी हैं और हमारे आपके जैसे यंग लोगों के लिए रोल मॉडल की तरह हैं। और इनकी ख्याति ये राज सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया हैं, लेकिन इनकी ख्याति आप इसी से समझ सकते हैं कि अपने पंचायत से दूर दूर बल्कि पूरे देश में इनके नाम के चर्चे रहे हैं। वैशाली से हैं, एक ऐसी जगह जहां जिसने विश्व को अब पहली डेमोक्रेसी दी। इनके प्रोफाइल पेज पे ये डिस्क्रिप्शन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन करना जरूरी समझा। पढ़ाई लिखाई इनके वैशाली से हुई है, इकोनॉमिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली में इन्होंने शिक्षण भी किया है पहले। इन सब के अलावा राज सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया 2016 में बनी और स्थानीय प्रशासन में पॉजिटिव चेंज की इन्होंने एक मिसाल खड़ी की है और इनके कामों का परिणाम रहा है कि इन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी नवाजा गया। और बिहार के जाति और हिंसा से पटे हुए राजनीति में रितु जी उस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शायद एक कारण है कि जिसके कारण हम और आप भी आज साथ हैं। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है
कि ये सकारात्मक बदलाव की ये जो हवा चली है सिंगवाहिनी पंचायत से, ये आने वाले समय में एक तूफान में बदलनी चाहिए। रितु जी, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ सोशल क्रूसेडर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से प्रभाष झा सर भी हैं। प्रभाष झा पिछले कई वर्षों से इनके नाम के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। 2020 खास रहा है, जिसमें इन्होंने 1 लाख से ज्यादा मास्क लोगों के बीच बांटा। इन्हें मास्क मैन ऑफ बिहार कहा गया इसके कारण। इसके अलावा इन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए मिथिला मिरर पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ग्रांड थॉट एंड सबेरा सोशल लीडर ऑफ द ईयर 2020 से भी नवाजा गया। इन्होंने 22 साल की छोटी सी उम्र में सीए एग्जाम कंप्लीट किया और 30 साल की छोटी उम्र में ये एक्सिस ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे। इसके अलावा बहुत सारी अनेकों नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ इन्होंने देश विदेश में काम किया और सारे लगभग कॉरपोरेट सेक्टर की सारी ऊंचाइयों को लांघने के बाद ये फिर से पिछले 4-5 सालों से बिहार में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, सब सोशल सेक्टर में इन्होंने ज्ञानोदय और नमामि मिथिला नामक इनिशिएटिव की शुरुआत की है और अपने इनिशिएटिव के माध्यम से हजारों बच्चों तक ये पहुंच पाए। आज हमारे इस पैनल पे आप सभी से बातचीत करने के लिए संजीव श्रीवास्तव हैं। संजीव इलाहाबाद से हैं, गूगल के साथ वर्तमान में काम कर रहे हैं, पूर्व में पत्रकार रहे हैं, नमस्ते.in के एडिटर रहे हैं और द अनटोल्ड चैनल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो भी चलाते हैं। आज हमारे साथ निकिता भी हैं। निकिता दरभंगा से हैं, पुणे में रहती हैं। इन्होंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में किया है। ये एक एनजीओ से भी जुड़ी रही हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती भी हैं। आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में स्वागत। फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हमारे साथियों से आग्रह होगा कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय, टिप्पणी, सुझाव, सवाल चैट के माध्यम से रख सकते हैं। चुनिंदा सवालों को हम स्क्रीन पे रखेंगे और अपने पैनल के सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप इस मुद्दे और ऐसे तमाम इश्यूज पर बिना लाग लपट के बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आइकन गवर्न के फेसबुक पेज को लाइक करें, हमसे संपर्क करें, साथ आए। URL है facebook.com/icongovern। अब बिना समय गवाए मैं आग्रह करूंगा विमल कुमार सक्सेना जी से कि लगभग 10 मिनट में अपनी बात रखें, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। विमल सक्सेना साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर, आ रही है। अब मैंने राजनीति को बड़ी बारीकी से देखा है। मैं काफी समय रहा तो नहीं राजनीति में, लेकिन जब लगा कि देश में कुछ बदलाव आने का चल रहा है प्रोग्राम, तो मैंने राजनीति को ज्वाइन किया। तो देखा कि राजनीति में बहुत ही प्रदूषण फैल रहा है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो उसे लोकतंत्र की स्थापना हमें दोबारा से करनी पड़ेगी, उस प्रदूषण को समाप्त करना पड़ेगा। देशव्यापी जन आंदोलन और जन जागृति के अभियान चलाने होंगे। भारतीय जनता को मैंने देखा और अनुभव भी किया कि बड़े ही कटु अनुभव हो रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के। मैं किसी एक दो का नाम नहीं लेना चाहता, अधिकतर राजनीतिक पार्टियों से बड़े ही कटु अनुभव होते हैं। चुनाव के समय जनता ये सोचती है कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है, मगर नेताओं द्वारा किए गए झूठे वायदों से जनता हर बार ठगी जाती है। और इतना ही नहीं, हम ये देखते हैं कि जो लोग जीत के आते हैं वो योजनाओं के नए नए नाम बदलकर पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन और प्रचार किए जाते हैं जिसमें पार्टी का प्रचार शामिल होता है। सरकारी नीतियां और जो सरकारी धन है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भोली भाली जनता को उसका फायदा मिलता ही नहीं, उन नीतियों का, उन योजनाओं का। और यहां तक कि अगर हम गांवों में जाते हैं तो गांव तक तो पहुंच ही नहीं पाता वो फायदा। और समस्याएं पे अगर नजर डालें तो वही समस्याएं अशिक्षा, चिकित्सा सेवाओं का अभाव, महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, बढ़ते अपराध, किसान आत्महत्या, भ्रष्टाचार, न्याय में देरी और उन सब से आगे युवाओं के गांवों से पलायन। तो 73 साल हमें आजादी को हो गए, हम अभी भी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में हैं।
बड़ा सोच का आश्चर्य होता है कि जो देश प्राकृतिक संसाधन संपन्न है, वो अभी भी विकासशील है, विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बनता? जबकि कुछ मामलों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे राष्ट्र कुछ मामलों में हमसे आगे निकल रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि राजनीति इस लोकतंत्र को प्रदूषित कर रही है। हमारी राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और ये जो राजनीति लोग कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी हित के लिए या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तक सीमित होकर कर रहे हैं। और कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र की तो धज्जियां ही उड़ाई जा रही हैं। और आपने भी देखा होगा, खाली मैं ही नहीं देख रहा, अभी कुछ समय पहले टीवी में दिखा रहे थे कि बहुमत बस में बैठा है, राज्यों में जनादेश की अवहेलना हो रही है। कभी कहते हैं बस में बैठा है बहुमत, कभी कहते हैं होटल में कैद है। ये क्या मजाक है? जिस बहुमत को संवैधानिक संस्थाओं, संसद, विधानसभाओं में होना चाहिए, वो बस में बैठा है। कमाल हो गया। जनमत की सरकारें गिराई जाती हैं, जोड़ तोड़ कर नई सरकार बनाई जाती है। और अगर आप और ध्यान से देखें तो हमारे संवैधानिक प्रावधानों में भी थोड़ा बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रावधान बनाए गए हैं उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उनका उपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा है। हारे हुए उम्मीदवार, आप देखेंगे जो उम्मीदवार चुनाव हार गया, तो कहाँ का लोकतंत्र रहा? हम क्या करते हैं, पार्टियां क्या करती हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं कि उस हारे हुए उम्मीदवार को दूसरे राज्यों का राज्यपाल बना करके भेज देती हैं। अब वो राज्यपाल क्या करते हैं, वो जीते हुई सरकार के, जो चुनाव जीत करके आई है, उस सरकार पे अपने आदेश चलाते हैं, अपने हुक्म चलाते हैं। इतना ही नहीं, आपने कुछ दिन पहले ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग हार जाते हैं चुनाव, उन्हें राज्यसभा से प्रवेश दे दिया जाता है। इवन यहां तक कि हम देखते हैं कि उनको मंत्री पद दे दिया जाता है। तो लगता नहीं है कि लोकतंत्र का क्या बुरा हाल हो गया? अगर कोई विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो उस पर शिकंजा कसा जाता है। कोई विरोध करता है नीतियों का, सरकारी नीतियों का, तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है। तो बड़ा ही लोकतंत्र के बारे में सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि ये लोकतंत्र वही है जिसको कहा जाता था जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ऐसा अब बड़ा ही अजीब लगता है और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और राजनीतिक पार्टियों के लिए होकर रह गया है। मेरा ये मानना है कि इसे हमें फिर दोबारा से पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जो लोग अपने आप को राजनेता कहते हैं और राजनीति करते हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र सेवा के लिए अब राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है। राजनेता अब जनसेवक बनने चाहिए और जनता को राजा और मालिक होने का एहसास होना चाहिए। उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरी समस्याओं का निदान हो रहा है, जैसे निशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था, सस्ता और सुलभ, शीघ्र मिलने वाला न्याय मिलना चाहिए उसे। जनता का भी दूसरी तरफ अपना दायित्व है, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर हम सरकार से कुछ मांग रखते हैं तो जनता का भी नैतिक कर्तव्य है कि जितने भी संविधान के अंदर रह करके उसे कार्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि सरकार को चलाने के लिए राजस्व की जरूरत पड़ती है, तो जनता को अपना टैक्स का पैसा पूरी तरह और समय पर चुकाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए, जो मेहनत की कमाई का पैसा जनता सरकार को टैक्स के रूप में देती है, उसका दुरुपयोग ना हो, उसका कोई जनहित के कार्यों में ही उपयोग हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। ज्यादातर हम देखने में मिलता है कि जितनी भी सरकारी योजना है, वो सत्ता पर कायम रहने के लिए बनाई जाती है या वोट की राजनीति करने के लिए बनाई जाती है। तो मेरा कहना यह है कि हमें इसके उपाय भी सोचने होंगे।
जैसे जनता की जागरूकता बढ़ाएं, चुनाव, शिक्षा, न्याय व्यवस्थाएं की जानकारी जनता को मिले, संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में कैसे कार्य होता है जनता उसके बारे में जान सके। अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली, आयात निर्यात, जीडीपी, राज्य राजस्व से होने वाले खर्चे और विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी उसे मिलनी चाहिए। तो मेरे इसी सर एक है कि ये बातें जो है सो ब्रॉड लेवल पे हैं। आप अपने अनुभव से बताइए कि ये चीजें बदलेंगी तो कैसे बदलेंगी और कैसे जी, बदलना वो चाहिए, क्या करना मैं चाहिए और आपको मैं क्या। उसी हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मैंने सोचा है कि ये सारी कमियों की जड़ 3 स्तर पर होती है। जो हम चुनकर के जनसेवक भेजते हैं वो राजनेता बन जाते हैं, वो जनसेवा के लिए नहीं आते, देश सेवा के लिए नहीं आते। तो पहले स्तर पर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी एनजीओ हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वो जनसेवा के जनप्रतिनिधि को, जो समाज सेवा कर रहा है, उसको चुनने के कार्य में लग जाना चाहिए उन्हें। अगर जब वो चुनाव जीत जाए तो उस पे पार्टी अपना जो वर्चस्व है उसको खत्म कर देना चाहिए, अर्थात उससे त्याग पत्र लेना चाहिए। ये होता है, कहते हैं कि वो जीतने के बाद जब संवैधानिक संस्थाओं में जाएगा तो वो भ्रष्टाचार करेगा, उसे कुर्सी भ्रष्टाचारी बना देगी। तो उसके लिए हमने सोचा है कि वो एक शपथ पत्र दे, जनता उससे कहे शपथ पत्र दो, वोट लो। अर्थात वो शपथ पत्र में ये घोषणा करे कि मैं जितनी संपत्ति मैंने चुनाव के समय, नामांकन के समय भरी थी वो, और जो मुझे आय मिलेगी उस पद को के हिसाब से, तो दोनों का कुल योग से अगर किसी भी समय मेरी संपत्ति अधिक पाई जाए तो वो राष्ट्र की संपत्ति घोषित है। तीसरी बात यह है कि जिस समय वो संवैधानिक संस्था में पहुंचेगा तो वहां पर क्या व्यवस्था हो, किस तरह से काम चलेगा, हमें उस व्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आदमी अगर चाहे उन संवैधानिक संस्थाओं में पहुंचकर भ्रष्टाचार करना तो वो चाहकर भी भ्रष्टाचार कर ही ना पाए। इसीलिए के लिए मैंने पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन की स्थापना करी है और इसी उद्देश्यों के लिए जनता राजा नामक पुस्तक पार्टी लेस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते कदम लिखी है। तो आप उसको देखेंगे और इन सब बातों के हल उसमें मैंने दिए हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उसे पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, इस विषय पे हम आई थिंक ऑलरेडी काफी सवाल कई सारे आए गए। अब मैं बुलाना चाहूंगा रितु जी को। अम, रितु जी, आपका कैमरा ऑफ है और माइक भी ऑफ है। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप। हाँ जी। आ, जी। हाँ। अब आप, आपके पास 10 मिनट का समय। अब 10 मिनट डेडिकेटेड अपनी बात, अपना अनुभव साझा कीजिए और इस विषय के बारे में बताइए। जी। मैं पहले अपनी सबसे पहला, चूँकि मैं भी चुनाव लड़ी और सबसे पहले मुखिया के तौर पे मैं चुनाव लड़ी, तो मेरा अनुभव काफ़ी अलग था और मुझे लगा कि नहीं, कास्ट वगैरह जो होता है वो कहने की बात होती है। अगर लोगों को एक बेहतर एक ऑप्शन नज़र आता है, एक बेहतर कैंडिडेट दिखता है तो लोग कास्ट से उठ के वोट करते हैं। जैसा कि मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कई जगहों पे कि मेरे यहाँ पे 13,000 की जनसंख्या में सिर्फ मेरी जाति के सिर्फ 4 से 5 घर के बावजूद भी 1800 से ज्यादा वोट से हमारी जीत हुई थी पंचायत चुनाव में, जहाँ पे कि 50-100 वोट भी मायने रखता है जीत और हार की, इसमें भी होती है। बावजूद भी इतने ज्यादा वोट से मतलब कास्ट बैरियर खत्म हुआ, लोगों ने अपनाया। लेकिन क्या मतलब अभी जब मेरे 5 साल हो गए और मैं अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, जो कि मैं 1500 वोट से 1500 वोट से मेरी हार हुई है। तो ये वो चीजें मुझे बहुत कुछ सिखाई, पहला चुनाव और दूसरा चुनाव, जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पे बता सकती हूँ कि क्या कुछ मुझे लगा। जैसे मैं पंचायत की अगर बात करूँ तो मैंने जो 4 साल तक काम किया, अभी 5वां साल है, अभी तो अभी चुनाव होने वाला है फिर से, तो वो मैंने दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं रखा कि मुझे अगला चुनाव जीतना है।
मैंने दिमाग में ये रखा कि लोगों ने मुझे चुना है तो मुझे यहाँ पे काम करना है, और कैसे इस जगह को बेहतर बनाया जाए, इस जगह को मतलब हर तरीके से, कंस्ट्रक्शन की बात हो, स्कूल में एजुकेशन की बात हो, हॉस्पिटल में चिकित्सा की बात हो, पीडीएस सिस्टम की बात हो, या किसी भी सरकारी जो भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो काम होते हैं, उनको कैसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूं, अच्छी तरीके से धरातल पर उतार सकूं और अच्छी तरह से अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचा सकूं। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये था, और लोगों ने मुझे जिताया, और मुझे ये करना है, जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे जिताया है, ये मुझे करना है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि मेरे यहाँ पे मेरा पंचायत, मतलब आप ये समझ लो कि 99% लोग ओपन डेफिकेशन के लिए जाते थे, और हमने वहां पे पूरा मतलब सभी घरों में 2 से 3 टॉयलेट्स बनवाने का काम किया, और पंचायत को ओपन डेफिकेशन फ्री किया। लोगों ने शुरुआत में मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर हुआ कि नहीं ठीक है, मतलब मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं अगला चुनाव जीतूंगी या हारूंगी, पर ये पंचायत खुले में शौच मुक्त होगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सामाजिक स्तर पे जो भी पनिशमेंट हो सकती है, या आपको कुछ सरपंच के माध्यम से पैसे दिलाने, ये सब कुछ मैंने उन पर एक तरह से मैंने प्रेशर बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि पंचायत को अगर स्वस्थ रखना है और अच्छा रखना है तो पहले खुले में शौच मुक्त बनाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि 4 साल तक लोग चुप रहे, और जब 5वां साल आया चुनाव का, वो फिर से खुले में शौच जाना शुरू कर दिए, और कहने लगे कि 4 साल तो मैंने जबरदस्ती से या फोर्स से या बिहेवियरल चेंज भी कहें, जो मुझे बिहेवियरल चेंज लग रहा था, एक्चुअली वो बिहेवियरल चेंज नहीं था। उन्हें ये लगा कि मैं मतलब मुझे मुखिया जी को तो परवाह ही नहीं है कि वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो कहीं ना कहीं से 2 चीजें मुझे लगी, शॉकिंग लगा मुझे बहुत ज्यादा कि ये क्या मेंटेलिटी हुई कि अब चुनाव है, अब आप हम पे मतलब आप ऐसा करके दिखाओ, अब तो मैं खुले में शौच जाऊंगा, आप मुझे अगर रोकेंगे तो मैं आपको वोट नहीं करूंगा। तो ये लोकतंत्र में इस तरह की मेंटेलिटी किस तरह से अंदर की तरफ आई? क्या व्यवहार परिवर्तन इतना शॉर्ट टर्म रहा? व्यवहार परिवर्तन करने की जरूरत क्या लोगों को थी पंचायत के हमारे, या मुझे व्यवहार परिवर्तन करने की जरूरत थी कि जैसा लोग चाहते हैं वैसा करो? लोग अगर खुले में शौच में जाकर के खुश है तो तुम वही काम करो ऋतु, क्योंकि लोग तुम्हें आगे वोट उसी आधार पे देंगे। लोग अगर ये चाहते हैं कि तुम शादी ब्याह में जाओ, लोग अगर चाहते हैं कि छठ में जाओ, मुंडन में जाओ, लोग ये चाहते हैं पूजे पाठ में जाओ, डीजे बजाने के लिए पंचायत में पैसे दो दशहरा के टाइम पे या इस तरह के, तो इस तरह की चीजों के लिए तो ये किसकी आवाज थी? लोग अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो हम वोट देंगे, मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेसी को के ऊपर असर डाल रही है, या डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छे पॉलिटिशियन के ऊपर, एक अच्छे हेल्दी पॉलिटिक्स के ऊपर असर डाल रही है। कौन किसको ग्रिप में लेना चाह रहा है, कौन किसको ज्यादा प्रेशर में लेना चाह रहा है, ये और कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है? तो दोनों ही जगह पे सुधार करने की जरूरत है। एज ए पॉलिटिशियन भी सुधार करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स में भी सुधार की जरूरत है, और एज ए लोकतंत्र जो लोग हैं हमारे, जो जिससे लोकतंत्र बना है, जो लोग हैं उनको भी अपने मेंटेलिटी में सुधार की जरूरत है। हमें दिमाग में ये रखना है कि जिन चीजों के लिए लोगों ने मुझे चुना है, जो मुझे डेवलपमेंट के काम के लिए चुना है, तो मुझे वो करना है कि कैसे एज ए पॉलिटिशियन, एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए जीते हुए जनप्रतिनिधि, आप कैसे बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर हेल्थ सेक्टर के लिए, या जो भी बेहतर के लिए जो हमारी जो चीजें हमें चाहिए, एक अच्छे सिटीजन के तौर पे, एक अच्छे पंचायत के तौर पे, एक अच्छे डेवलप्ड स्टेट के तौर पे, या जैसे भी जिस रूप में आपको चुना गया है, आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये काम आपको करना चाहिए। दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि अगला चुनाव मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर काम कर पाएंगे। वहीं पे लोगों को ये मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है कि आपने नेता चुना है, रिश्तेदार नहीं चुना है कि आप उसको उम्मीद करते हैं कि शादी में आएंगे तो हम वोट करेंगे, हमने तो शादी में बुलाया था पर वो तो शादी में आई नहीं, हम अगला वोट नहीं करेंगे। मुझे इस चुनाव में एक एक्सपीरियंस और हुआ, मैं जल्दी में होती थी, और अगर आपने किसी को बहुत तरीके से प्रणाम नहीं किया और आपके प्रणाम में बहुत ज्यादा झुकाव नहीं था तो वोट कट गए।
कि मतलब मेरे दिमाग में ये है कि मैं आपकी ये टूटी हुई सड़कें बनवा दूंगी और यहाँ के जो स्कूल्स है वो सही वक्त पे खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से ऐड होगा उस पर मैं ध्यान दूंगी, राशन वितरण में या आंगनबाड़ी केंद्र सही तरीके से चले, स्कूल सही से तरीके, मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था। और मेरे वोट इसलिए कट रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब पैर छू करके प्रणाम नहीं कर पा रही थी या मतलब एक उम्मीद होती है, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, मतलब हम भारतीय हैं, हमें पता है कि संस्कार क्या होता है, बड़ों को देखेंगे तो हम प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करेंगे, लेकिन क्या यही सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि कोई बता रहे थे कि भाई तो तुम उनको वोट करोगे, उनको वोट क्यों नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा था कि एक बार मेरे पिताजी को उन्होंने प्रणाम किया था इसलिए मैं उन्हीं को वोट करूंगा, और एक बार मतलब मेरे बारे में कि उन्होंने देखने के बाद भी प्रणाम नहीं किया इसलिए मैं उनको वोट नहीं करूंगा। तो बदलाव की जरूरत कहाँ पे है? लोकतंत्र में बदलाव की जरूरत है, लोगों को सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं कहती रही कि किसी के लिए एक एक वोट जो है किसी के लिए पावर है, उसको एक एक वोट से अगर वो जीतता है तो उसको लगेगा कि वो पावरफुल व्यक्ति हो गया है, वो मजबूत व्यक्ति हो गया है। लेकिन मैं कहती थी कि मेरे लिए एक एक वोट एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे लिए आपका एक एक वोट का महत्व इसलिए है क्योंकि आपने जिस उम्मीद से मुझे वोट दे रहे हैं, मुझे उस उम्मीद को पूरा करना है। मेरे लिए एक एक वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैं ले रही थी, और जो सामने वाला था वो एक एक वोट पावर की तरह ले रहा था कि इससे अगर मैं जीतूंगा तो मेरा बंगला कंटिन्यू रह जाएगा या मुझे सरकारी गाड़ियां मिलेंगी या गार्ड मिलेगा, और मेरे लिए मतलब एक एक वोट जो थी वो जिम्मेवारी थी। तो कौन किसको इफेक्ट कर रहा है? पॉलिटिक्स इफेक्ट कर रही है डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेसी इफेक्ट कर रही है पॉलिटिक्स को, या दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं? और अगर बदलाव की जरूरत है तो दोनों जगहों पे बदलाव की जरूरत है। जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे कि किस तरीके से दिमाग में ये रहता है कि हम कैसी योजनाएं लाएं जो शॉर्ट टर्म गेन उसका दिखता है कि इससे हमारा इस कास्ट का वोट हमें मिल जाएगा या इस कास्ट का वोट हमें मिल जाएगा, अगर हम ये योजना लाते हैं और इनके लिए लाते हैं तो इस कास्ट के वोट को हम अपनी तरफ ले पाएंगे। और कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें कि मतलब जेंडर के ऊपर भी होता है कि इससे बुजुर्गों का वोट हम खींच पाएंगे या युवाओं का वोट खींच पाएंगे, इससे महिलाओं को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, जबकि हो सकता है कि उसका बहुत लॉन्ग इफेक्ट ना हो, उसका बहुत शॉर्ट टर्म गेन है राजनीति को किसी तरह से जीत में बदलना। तो ये इन चीजों को जबकि अगर एज ए चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पे, चाहे हम जिस लेवल पे हो, मुखिया के तौर पे हो, वार्ड के तौर पे हो, हम मुख्यमंत्री के तौर पे हो, हम एमपी एमएलए किसी भी तौर पे हो, जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि इसका लॉन्ग टर्म मतलब इसका एक अच्छा इफेक्ट के साथ क्या हो, क्या हमारे यहाँ पे कौन नहीं जानता है कि जरूरत आखिर किस चीज की है। बिहार में जिस तरीके से प्लान बढ़ा है, मैं तो गांव में रह रही हूँ, कोरोना के बाद जो स्थिति यहाँ पे बनी है उतनी भयावह है कि ऐसे ऐसे लोगों के घर में चोरियां हो रही हैं जो मुझे लगता है कि चोरी करने वाले से भी ज्यादा गरीब है। दिन भर कल मेरा इस वक्त में निकल गया कि सुबह से शाम तक 8 चोरियां हमारे सराउंडिंग में हुई, और मुझे आश्चर्य लग रहा था कि इनके घर में चोरी करने से इन्हें मिला क्या होगा किसी चोर को। मैं उस चोर को दोषी दूं या यहाँ की सरकार को मैं कहूं कि कहाँ है रोजगार, कहाँ से वो पैसे लाएंगे, कैसे चले, क्योंकि बाहर जब वो पहले जाते थे काम करने तो अगर वो 20,000 या जो चूंकि यहाँ पे सीजनल माइग्रेशन होता है, लोग धान की कटाई के लिए या बुआई के लिए जाते हैं, तो उस वक्त वो 30,000 या 25,000 कमा के लौटते थे। आज वो 17-18,000 भी कमा के नहीं लौट रहे। जहाँ पहले जो भाड़ा फेयर होता था वो 400 या 500 होता था, आज कहते हैं वही लोग कहते हैं कि 4,000 5,000 है। तो क्या मतलब, तो इस तरह से, और काम मिलना बंद हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे जिस तरह से क्राइम बढ़ा है बिहार में, आए दिन जिस तरह से अभी यहाँ पे क्राइम का स्तर बढ़ा है, तो क्या ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि किसी चीज को अगर हम ला रहे हैं तो उसका बेनिफिट किस तरह से लॉन्ग टर्म हो। अगर बिहार में आज मैं तो चूंकि बिहार से हूँ, मैं बिहार की ही बात करूंगी, तो अगर यहाँ पे अगर सब कुछ सही होता, एजुकेशन सही होता, हेल्थ सही होता, रोजगार मिला होता, अगर वाकई में आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सही में सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाएं और रोजगार और इस तरह की बंदोबस्त किए जाएंगे कि लोग वाकई में आत्मनिर्भर बनेंगे, या आप इसकी आड़ में ये कहना चाहते हैं कि तुम खुद आत्मनिर्भर बन जाओ, हम फेल्योर है।
क्योंकि हमारी जो योजनाएं वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, हमारी योजनाएं जो है वो तो शॉर्ट टर्म वोट गेन के लिए है। चाहे वो, और लोगों को भी ये है कि वो नहीं दिखता कि हम महंगाई बढ़ गई, सरसों का तेल जहां 90 रुपए में मिल रहा था आज 160 रुपए में मिल रहा है। प्याज और आलू खा जाता था गरीबों का है, हरी सब्जियां हम कहाँ खा पाएंगे, हम तो गरीब हैं, तो आलू को गरीबों का सब्जी माना जाता था, लेकिन आज आलू जो है वो चिकन के बराबर मिल रहा है। एक तरफ इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उस भाड़ा किराया इतना बढ़ गया कि मजदूरों को मुश्किल लगने लगा है बाहर जाके काम करना, और बाहर जाने के बाद भी कोरोना की वजह से जो लोगों को काम मिलना बंद हुआ है उसकी बात कर लें। और या फिर उसी समय एट सेम टाइम पे आप 5 किलो चावल फ्री देते हैं और पूरा का पूरा वोट बटोर लेते हैं, रेदर देन कि आप उनको सही में रोजगार दे पाते। तो बदलाव की जरूरत किन किन जगहों पे है? जब तक हमारे दिमाग में सिर्फ कैसे भी कर करके वोट कैसे हासिल किया जाए ये दिमाग में रहेगा, हम एक सही राष्ट्र का, एक सही स्टेट का, सही पंचायत का, एक सही वार्ड का, एक सही मोहल्ले का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। बाकी डिस्कशंस और भी होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि और भी लोग बात कर सकते हैं, मैं भी सुनूंगी, क्योंकि मैं तो सुबह से ही 3-4 जगह पे गई हूँ जहाँ की एक 30 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूछा कि किस वजह से मौत हुई है, तो बिहार में शराब बंद है, चूंकि मेरा पंचायत नेपाल के बॉर्डर पे है, तो शराब जो सौफी शराब होती है वो मिलावटी होती है, तो वो जहरीला शराब पीने की वजह से मौत हो गई। कुछ ऐसी जगहों पे गई जहाँ पे कि शराबबंदी के कारण वो शराब लेके आ रहा था, वो पकड़ा गया, तो उसको 50,000 रुपए पेनल्टी लगी, और बहुत गरीब आदमी, उसका परिवार ने अपनी जमीन गिरवी रखी और वो उसको पैसे जमा करा करके फिर उसको छुड़वा के लाया। तो ये शराबबंदी किस तरह की शराबबंदी है? मैं तो इधर लगातार कई मौतें देख रही हूँ जो जहरीला शराब पीने और बॉर्डर एरिया से लाने की वजह से हो रही है। चोरियां देख रही हूँ जो सुबह से शाम तक 3-4 घरों में ऐसे गई जहाँ पे चोरियां हो रही हैं, जिनके घर में चोरियां हो रही हैं मुझे तो लगता है चोरी करने वालों से भी ज्यादा गरीब थे, उनके मिट्टी के लिपे हुए घर थे। तो इन अभी भी मुझे लगा था कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, मैं कैसे इस सिस्टम तक पहुंचूं, क्योंकि इतने सारी मौत, इतनी सारी चोरियां, मर्डर, एक बच्ची की 27 जगह से चाकू गोद करके उसकी हत्या की गई, स्कूल जाने वाले बच्चे की। मैं बहुत परेशान थी और मुझे लगा कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे भी ये सेशन अटेंड करना है और वहां भी मेरी जिम्मेवारी है, वहां भी मुझे पहुंचना था, तो मैं उसकी वजह से खैर मैं टाइम पे आ गई। तो मेरा तो अनुभव यही है, बाकी मैं चाहती हूँ कि और भी लोग साझा करें, फिर हमें फिर कुछ बोलने का मौका मिलेगा। तो नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट ग्राउंड के जो चैलेंजेस हैं उसकी जो बात आपने रखी, जो अनुभव है वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। काफी सारे अच्छे कमेंट्स, इंटरेस्टिंग कमेंट्स आपके लिए आए हैं, जिसमें एक कमेंट ये भी है कि मैं बिहार का भावी मुख्यमंत्री देख रहा हूँ। खैर बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभास झा सर, आपको आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ, आ रही है। अच्छा, स्टार्ट करें? जी। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो ये जो फोरम है उसके माध्यम से आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग और इतना जो एक रिलेवेंट डिस्कशन है उसमें हम सब लोगों को इंगेज कर रहे हैं, और लोगों को काफी जो सोशल मीडिया पे बाकी सारे हमारे जूनियर या सीनियर कलीग्स हैं सबको इंगेज कर रहे हैं। खास में हमारे जो भी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं उन सबको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, खासकर दीदी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, जहाँ तक जो समस्या आपका पॉलिटिकल सिस्टम एक तरफ है और सोसाइटी का एंगल दूसरी तरफ है, इसको हम लोगों को एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना पड़ेगा, एक दो तीन एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो जहां तक हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का रिलेवेंस क्या होता है, कि हमारे घर के बाहर में सड़क की चौड़ाई कितना होगा पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, हमारे घर की ऊंचाई कितना होगा, कितना फ्लोर का होगा, पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, हमारे घर में जो पानी का क्वालिटी कैसा रहेगा वो पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, हमारे घर के आसपास हवा कैसा होगा वो पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ ऐसा चीज है या हमारे आसपास में ऐसा सिस्टम है जो पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर सकता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो पॉलिटिक्स के बिना ही डिसाइड हो सकता है और पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। खास करके अगर बात करें
हाँ, जो वोमेन और चाइल्ड, महिला और बच्चों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, वह तो हमारा फैमिली डिसाइड करता है। उसमें पॉलिटिकल सिस्टम का रिलेवेंस क्या है? अगर आप लेट से कोई ऑफेंस करेंगे तब जाके आपको जो पनिशमेंट हो सकता है, जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, उसके हिसाब से। लेकिन जहां तक हमारे सोशल वैल्यूज की बात करें, मोरल वैल्यूज की बात करें, एथिकल वैल्यूज की बात करें, तो हमारा फैमिली और हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है। इश्यूज लेके तो आ जाते हैं यहाँ पे। सही है। हाँ, तो इसके लिए अगर हम देखें कि जहां तक जो हमारे पास रिवॉल्यूशन के है या इवोल्यूशन के है, उसके लिए किसी एक सिस्टम को जवाबदेही देना काफी डिफिकल्ट होगा और काफी मतलब यह एक बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो हमारे लिए अभी का जो परिणाम है, उसमें सारे प्लेयर्स और सारे जो एक्टिव कंपोनेंट हैं, उस सब का जवाबदेही है। अब अगर इसको और थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखें, हमारे हिंदुस्तान का एवरेज जो एज है वो 28 वर्ष के आसपास है। तो इसके लिए हम सब लोग यह भी बोलते हैं कि हम सब लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेज में हैं। अगर कोई बच्चा, अगर हिंदुस्तान का पूरे 130 करोड़ पॉपुलेशन का अगर हमारा 28 वर्ष का एवरेज एज है, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा? डेफिनेटली उसने अपना, अगर हम माने कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो 22 वर्ष के आसपास हुआ होगा और 4-5 साल मार्केट में देखा होगा, जॉब ढूंढा होगा, जॉब कर रहा होगा या फिर सक्सेस नहीं हो पाया होगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी का मार्केट पोटेंशियल है और हर एक साल में करीब 12 मिलियन लोग, 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है जॉब मार्केट में आते हैं फ्रेश, फॉरगेट अबाउट कि जो हमारे पुराने वाले वो लॉट में हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर हिंदुस्तान का एक बड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसका रिक्वायरमेंट एक्स है और हम सब लोग उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। हमारे आसपास के कंट्री, चाहे आप चाइना की बात करें, आप तो खुद बीबीसी में रहे हैं, चाहे आप चाइना की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, या फिर थाईलैंड की बात करें, फिर जापान की बात करें, उन सब लोगों ने ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो परसेंटेज है, मतलब हमारे जो 50% से ज्यादा परसेंटेज के जो लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में हैं, तो उनको जब तक हम लोग टैप नहीं करें तब तक संभव नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड नहीं होगा, तो यह कहीं न कहीं दूसरे केओस की तरफ हम सब लोगों को लेके जाएगा। एक तरफ तो यह सेगमेंट हुआ हमारे इंडिया के प्रति, यह हमारा रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ जिस पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करते हैं, अगर आप 2020 का ही इलेक्शन देखें, 2020 का ही इलेक्शन देखें, तो उसमें मोटा मोटी जो वोट का परसेंटेज हुआ था 57% के आसपास हुआ था, 57%। और जो हमारे अभी के जो गवर्नमेंट है, एनडीए के जो नॉमिनेटेड हैं, उनका अगर वोट शेयर देखें, उसमें 57% में देखें तो मोटा मोटी 37% था। यह अलग बात है कि 0.03% की वजह से जो है, नहीं तो दूसरे वाले जो है महागठबंधन वो भी आ सकते थे। तो वोटिंग परसेंटेज को हम सब थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे। 57% जो है वोटिंग शेयर था और उस 57% में से 37% जो है उसके कारण वो मुख्यमंत्री है या जो भी है नॉमिनेटेड है। इसको अगर आप मैथमेटिकली देखें, मतलब मोटा मोटी 21%, क्या वो 21% का आदमी जिसको वोट शेयर हुआ वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मतलब यह हुआ कि 5 में से 1 आदमी जिनको वोट किया, पूरे बोले जो वोटर की बात कर रहे हैं, वोटर जो हमारे पास अगर 5 है, उसमें से 1 आदमी जो वोट किया वह डोमिनेटेड हमारे मुख्यमंत्री, मतलब 4 आदमी उनके अगेंस्ट में है। और 4 आदमी में से 2 आदमी ऐसा है जो वोट करने के लिए नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? ये बड़ा सा समस्या है कि अगर हमारे लोग पलायन के शिकार हैं, अगर हमारे एजुकेटेड लोग घर के बाहर हैं, अगर हमारे एजुकेटेड लोग बिहार में तो है लेकिन वोटिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या तो यह है कि उनको अगर हम सिस्टम में लेके नहीं आए वोटिंग के लिए, तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है खास। क्यों? क्योंकि बाकी जो 57% के आसपास है वो सोशली डिवाइड कैटेगरीज हैं, सोशली डिवाइड है, उसमें जो सिफल है इधर से उधर ज्यादा होने वाला नहीं है। तो किसी तरह का बदलाव या किसी तरह का जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की बात कर रहे हैं या इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो जो बाकी वाला जो 43% है, जब तक हम सब लोग उनको एजुकेट करके कॉन्फिडेंस में लेके अवेयरनेस से एक्शन की तरफ लेके नहीं जाएं, तब तक किसी तरह का बदलाव हमको तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। क्योंकि बाकी वाले जो 57 वाले कैटेगरी हैं वो बेसिकली सोशल डिवाइड के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो ये एक दूसरा वाला समस्या है। तीसरा वाला समस्या यह है
कि जो चेंजेस होगा, चाहे चाहे हम लोग पॉजिटिवली इसको देखें कि चाहे प्रभास झा हो या कोई रितु दीदी हो या कोई और, आप सब लोगों की तरफ से इतने सारे कैंपेन और अवेयरनेस जो है थीम रिलीज होते हैं, यह प्रोसेस में टाइम लगेगा, या प्रोसेस में डेफिनेटली टाइम लगेगा, और टाइम ऐसा रहेगा कि जो ज्यादा हमारे फॉलोअर्स होते हैं मिड सेगमेंट में ऑलवेज होते हैं, और जो लीडर्स होते हैं बहुत बहुत कम होते हैं। तो हमारे वाले सिस्टम में हमारे और आपके आसपास का जो सिस्टम है उसमें लीडर्स का परसेंटेज बहुत होगा, और जब तक वो कन्वर्ट करेंगे उसमें टाइम लगेगा। जब हमारा 1% ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेस इंटरेस्ट से अगर काम करना चाहते हैं, तो उनको 1 से 5% में जो है काफी समय लगेगा। हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा, हो सकता है जिंदगी भी लग जाए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस माइंडसेट से काम करेंगे, अगर ये अगर पॉलिटिकल सिस्टम में भी आए या सोशल सिस्टम में भी आए, उनको अगर पद और पैसा चाहिए, तो फिर जाके वो जो बदलाव है कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगा उनसे डिमांड करना। तो रिक्वायरमेंट यही है कि जो सेल्फलेस इंटरेस्ट से लोग काम कर रहे हैं, उनको और फ्यूल अप करना पड़ेगा, और लाइक माइंडेड लोगों को साथ में जुड़ के हम सब लोग अगर 1 से 5 में कर ले, तो 5 से 20% में जाने में दिक्कत नहीं है, इन द सेंस की फॉर द चेंज मेकर। लेकिन समस्या यहाँ है कि 100 में से 1% आदमी अगर हमारे और आपके साथ में है, तो इससे हम सब लोगों को डिस्करेज नहीं होना है, और इसको जब तक हम 4 से 5% लेके आ जाए, तब जाके जो चेंजेस होगा वो विजिबल होगा। अभी हो सकता है कि इनविजिबल्स को वैसे सारे चेंजेस जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या हमारे जैसे हजारों यूथ कर रहे हैं, लेकिन इस परसेंटेज को जो माइनॉरिटी है, जब तक अगर समाज में ज्यादा अच्छा लोग होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अगर पॉलिटिकल क्लास में ज्यादा अच्छे लोग होंगे तो अच्छा डिसीजंस होगा। ये तो सारा वेल नोन फैक्ट है। हमारे 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 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर ऐसे होंगे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अगर ऐसे होंगे, जो लीगल सिस्टम को नहीं समझते, जो एक्ट को नहीं समझते, जो 5वीं क्लास के पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने से ज्यादा कैपेबल ब्यूरोक्रेट को कैसे हैंडल करेंगे? ब्यूरोक्रेट हैंडल करेगा, और ब्यूरोक्रेट का इंटरेस्ट क्या होगा? सैलरी माइंडेड होगा। इट वांट बी फॉर द बिग चेंज वी आर टॉकिंग। तो हो सकता है कि उनके 100 ब्यूरोक्रेट में से एक तो रियली एक लॉन्ग टर्म चेंजेस की बात करेगा, बट बाकी सारे शॉर्ट टर्म फोकस होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, थोड़ा उससे ज्यादा वाला फोकस हो सकता है। लेकिन ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं ना कहीं हम सब लोगों को रे ऑफ होप तो रखना ही पड़ेगा। देश हमारा है और हम देश के हैं, तो सब लोग अगर इस विश्वास को लेके नहीं चलेंगे कि नहीं बदलाव नहीं होगा, तब तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी होगा, इस फोरम के साथ नाइंसाफी होगा, इस मिट्टी के साथ नाइंसाफी होगा। ठीक है प्रभास जी, जी अभी हम आपको रोकना चाहेंगे तो ताकि हम लोग कुछ चर्चा भी कर सकें और कुछ सवाल भी ले सकें। मुझे लगता है कि जो मुद्दे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा भी है, कहीं काम भी है, कहीं जमीन की चुनौतियां भी हैं, कहीं कानून व्यवस्था का भी विषय है। संजीव श्रीवास्तव हम लोग के साथ हैं। संजीव इस विषय को राजनीति के एक्सपर्ट भी रहे हैं, बहुत गौर से सुना है उन्होंने। आई एम श्योर कि उनके पास काफी सवाल है। संजीव, म्यूट है आप। हाँ तिलक, हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा डिस्कशन था। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि हमारे पैनल में 3 तरह की बातें हुई हैं। विमल जी ने कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अभी जो है उसमें बहुत बुराइयां हैं, बहुत कमियां हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है और जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। रितु जी की बात बहुत अच्छी लगी कि रितु जी ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने ढंग से शुरुआत की पंचायत के लेवल पे, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें करके दिखाई, और अब वो ये बता रही हैं कि एज अ पॉलिटिशियन अब उन्हें किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी बात प्रभास जी ने कही कि हाँ ठीक है, भले ही ये सारी बुराइयां हैं, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, हम सारे लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि रितु जी ये कह रही है, रितु जी ने न सिर्फ कहा बल्कि उन्होंने ये करके दिखाया कि अगर सच में आप पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, भले ही आप पंचायत से शुरुआत करें। रितु जी ने वो शुरुआत की, और आज जो हम लोगों का विषय है कि क्या राजनीति सरोकारों से दूर होती जा रही है, पहला विषय हम लोगों का यही था। तो रितु जी ने बताया कि उन्होंने सरोकारों की बात की, और सरोकारों की बात की बदौलत उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को एक तरह से वहां ब्रेक किया। उनके लोग को, मतलब उनके कास्ट के लोग वहां बिल्कुल नहीं थे, उसके बावजूद वो जीती। 5 साल से वो वहां काम कर रही हैं, विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा और बहुत टफ कंपटीशन दिया। तो एक बात तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव बात बिल्कुल सामने आती है एक एक्टिव पॉलिटिशियन की बात करके, कि अगर आप में सच में सरोकारों की बात करते हैं, आप सच में लोगों के सरोकार की बात करते हैं और आपका इरादा अगर सही है,
तो लोग आपको चुनते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि आप उनकी कास्ट से हैं या नहीं है। हाँ, लेकिन रितु जी ने ये बात भी कही कि पॉलिटिशियन बनने के बाद उन्हें दूसरी तरह की चुनौतियां आप मिल रही हैं, कि वो उन्होंने लोगों को नमस्कार किया या नहीं किया, शादियों में गई या नहीं गई, डीजे के लिए पैसे दिए या नहीं दिए। तो ये यानी जो हम लोग दूसरा विषय कह रहे हैं कि क्या हमारा मतलब हमारी राजनीति हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, हम लोगों ने विषय ये रखा था। लेकिन रितु जी के बात से ये बात सामने आई कि असल में हमारा जो लोकतंत्र है, यानी जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी राजनीति को बहुत नेगेटिवली भी इफेक्ट करते हैं। तो हमें लोगों को मतलब एज एन सिटीजन, मतलब एक नागरिक के तौर पे हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं हम तो ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो सच में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कहीं हम उनको तो नहीं हतोत्साहित कर रहे हैं, हम उनको तो निगेटिवली नहीं इफेक्ट कर रहे हैं। तो रितु जी की ये बात मुझे अच्छी लगी कि हम लोगों को भी एक मतलब वोट देने वाले के तौर पे हमें भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। केवल हम हमेशा ये सवाल उठाएं कि नहीं राजनीति गलत हो रही है, नेता गलत है, तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। और रितु जी की बात मुझे अच्छी लगी कि लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र को चलाने वाली जो सबसे अहम चीज है वोटर, उसे भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है लोकतंत्र को चलाने वाले वोटर को। तीसरी बात जो हम लोग का विषय है कि राजनीति की जो परंपरागत परिभाषा है, क्या उसे बदलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है इस बात पे हम लोगों ने ये सब सहमत होंगे कि राजनीति की जो परंपरागत परिभाषा पे अगर हम ना भी जाएं, तो जो लोग एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात जरूर मानते होंगे कि पॉलिटिक्स तो बदली है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रितु जी खुद हैं। अगर इनके जैसे पॉलिटिशियन आए और वो जीते, तो ये बात तो साफ है कि पॉलिटिक्स बदल रही है हमारे देश में। और जो लोग सही इरादे से पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बदल भी रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म का भी मोरलेस उद्देश्य यही है कि ऐसे लोग जुड़े जो सच में पॉलिटिक्स बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए वो अपनी तरफ से कोई विकल्प दे रहे हैं। हम लोगों का इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी ये है कि हम ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो विकल्प दें, जो सिर्फ समस्याओं पर बात न करें, समस्याओं की तरफ इशारा न करें, बल्कि वो भी एक विकल्प कुछ सुझा सके। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है कि जो लोग विकल्प दे रहे हैं उनको हम सामने लाएं, ताकि बाकी लोग ये समझ सके कि हाँ एक विकल्प है और ये इस तरह के लोग हैं हमारे समाज में जो विकल्प देने वालों के लिए आदर्श बन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात हुई है। पहली बात तो ये रही बात सवाल की, तो हाँ मेरा सवाल है तीनों लोगों से, हाँ बस एक आधा मिनट और रहूंगा मैं। सवाल मेरा तीनों पैनलिस्ट से सिर्फ ये है कि रितु जी ने ये बात कही कि हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स जो है वो प्रभावित हो रही है डेमोक्रेसी से। तो क्या अब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जनता जिस तरह से व्यवहार कर रही है, क्या हमें ये नहीं लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस बहुत हद तक जो वैकल्पिक राजनीति हम नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर हमारे राजनीति की जो हम राजनीति को दोष देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा दोष ये है कि हम जनता को विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। एक सबसे बड़ी कमी है हमारे राजनीतिक व्यवस्था की। और क्या इसके साथ ही साथ हमें ये नहीं लगता कि हमारे देश की जनता को बेहतर, यानी वोटर को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास कर, केवल राजनीति को नहीं, लोकतंत्र को यानी वोटर को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी अब बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, सिर्फ पॉलिटिशियन को नहीं। रितु जी, आपकी टिप्पणी, इनफैक्ट इसमें सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है। आई थिंक आपकी टिप्पणी इस विषय पे। आप म्यूट हैं जी। बेहतर विकल्प की जो बात हो रही है, तो बेहतर विकल्प हैं, लेकिन राजनीति का जिस तरह से व्यवसायीकरण हुआ है, मेरे पास उतनी पूंजी होनी चाहिए कि मैं अपने आप को पहले इलेक्शन फाइट कर सकूं। आप हर चीज के रेट तय हैं। आपको अगर मुखिया के इलेक्शन में जाना है, तो मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आपके बीच का अगर कोई बच्चा है, वो गरीब है, उसके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, वो नॉमिनेशन में 100 गाड़ियां 50 गाड़ियां लेके नहीं जा सकता, लेकिन जीतने के बाद वो आपके लिए काम करेगा, जो आपको चाहिए उसी ऑनेस्टी से करेगा, तो क्या जरूरत है। तो लोगों का ये कमेंट था कि रहने के लिए तो घर नहीं है, बंगला होना चाहिए मुखिया बनने के लिए।
तो मैंने समझाया कि आप जिस बंगले में रहने वालों को वोट देके जिताओगे वो आपके बीच आके काम नहीं करेगा, तो ये आपको तय करना है। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र ज्यादा हावी है, दोनों में कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र जो है वो ज्यादा, उनकी जो चाहत है वो किस तरह से चाहती है वो ज्यादा हावी है। और पैरेलली जिस तरह से पॉलिटिक्स का व्यवसायीकरण हुआ है, आपके पास एक गरीब के पास उतनी पूंजी नहीं है कि सब कुछ रहते हुए भी वो अपने आप को वहां पे लाकर स्थापित कर सके। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह बूथ पे पैसे देने हैं, आपको दिखाना है कि आप पावरफुल है। जब तक आप उसकी ऑनेस्टी से उसको पावरफुल नहीं मानेंगे, उसकी काम करने की नीयत से आप पावरफुल नहीं मानेंगे, आप उसके दिखावे पे जाकर के उसको पावरफुल मानेंगे कि वो कितने पैसे खर्च कर सकता है। अगर मैं सोच अगर शादियों में जाऊंगी तो वहां लगने वाला तेल कहाँ से आएगा, वहां पर मैं अगर लिफाफे हर जगह पे दूंगी तो उस लिफाफे के अंदर रखा हुआ पैसा वो कहाँ से आएगा। तो आपकी जो सोच है, लोकतंत्र की जो सोच है, वोटर्स की जो सोच है, वो करप्ट बनाने वाली सोच है कि मैं वो पैसा फिर आपकी सड़क को खराब करके निकालूंगी। तब ये नहीं कहना कि रोड जो बनाया विधायक जी ने या मुखिया जी ने वो रोड टूट गया, क्योंकि वो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी या कोई भी पैसे कहाँ से लाऊंगी। एक इसमें 2-3 कमेंट आए हैं जो भी शायद इसी से जुड़ा हुआ है कि रवि प्रकाश गुप्ता है, वो कहते हैं कि क्या ये स्थिति शायद, और उसमें मैं भी जोड़ रहा हूँ कि क्या स्थिति शायद इसलिए कारण क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जगह दलतंत्र हो गया है, दल प्रमुख हो गया है, परिवार प्रमुख हो गए हैं, लोग प्रमुख नहीं। लोग प्रमुख नहीं रह गए। वही दोषी कौन है आखिर? जो राजनीति भी कर रहा है वो भी तो इसी डेमोक्रेसी का पार्ट है, रह तो इसी कंट्री में रह रहा है, इसी समाज के तो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं और जिनके लिए वो कर रहे हैं, दोनों इसी जगह पे रह रहे हैं, एक ही जगह पे दोनों रह रहे हैं। लेकिन सोच ऐसी क्यों हो गई है? एक को जीतना इसलिए है क्योंकि उसको खुद को बनाना है, और अगला कैसे उसका की सत्ता बनी रहे केंद्र में या राज्य में, या बिंगा मुखिया बिंगा एमपी और एमएलए जो भी है वो उसकी राजनीति कर रहा है। और दूसरा, जनता भी कहाँ चाह रही है उसके, बोलते तो वो हैं कि हमें महंगाई कम चाहिए, हमें यहाँ पे रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए, हमें चिकित्सा व्यवस्था अच्छी चाहिए। मैं भी गई तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको जरूर मतलब वोट दूंगा, बस पार्टी बता दीजिए कि आपकी पार्टी कौन सी है। तब मैं इंडिपेंडेंट गई थी लड़ने के लिए कि मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला है मुझे, तो मैं इंडिपेंडेंट आपके पास आई हूँ। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपसे प्रभावित हूँ, आपके बारे में मैंने सुना है कि आपका पंचायत 0 घूस पंचायत है, वहां पे किसी तरह का कमीशन पैसे कुछ नहीं देने होते हैं, लेकिन हम आपको जरूर वोट देंगे, बस इतना बता दीजिए कि आपकी पार्टी कौन सी है। ये वो बड़का पार्टी है मैडम जी बिहार में, एगो मतलब लाइक गठबंधन और महागठबंधन। तो आप मैडम जी कौन सी वाली पार्टी से टिकट? मैंने कहा आप मुझे देंगे, मैं आपके लिए काम करूंगी, तो पार्टी की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा नहीं, पार्टी तो बहुत जरूरी है। तो ये दल का इतना अंदर तक ये बढ़ा हुआ क्यों है? हालांकि अपवाद हुए हैं, कई इंडिपेंडेंट लोग भी जीते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, 1 या 2, और वो भी तब जीते जब वहां का ऐसा था कि 3-4 साल से 3-4 मतलब टर्म से वैसा ही कोई विधायक जीत रहा है या मुखिया जीत रहा है जो काफी भ्रष्ट है, तो लोगों ने बहुत दुखी होकर के फिर कहा कि अच्छा चलो जिता दो। एक अपवाद 2 अपवाद सुनने को मिलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कोई जीत जाता है। तो लोग क्या, लोग कहाँ चुन रहे हैं? लोग तो दल चुन रहे हैं और उस दल के दलदल में फंसे हुए हैं। मगर इंडिपेंडेंट हो तो शायद बहुत लोग, और अब तो शायद पंचायत चुनाव में बिहार में भी हो रहा है कि वो दलगत होगी, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। एक जगह तो छोड़ दो कम से कम जो स्वतंत्र रूप से काम करे। दल का दलदल, ये बड़ा अच्छा शब्द निकला है इससे। मुझे लगता है निकिता एक कहिए कि काफी उन्होंने देश दुनिया भी देखी है, राजनीति शास्त्र की पढ़ाई भी कर रही है, और शायद इस पैनल पर सबसे यंग है। निकिता के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। निकिता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, जितना मैंने सुना और समझा तो, और मैंने जितनी पढ़ाई की है, उसमें मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी लोग इसलिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि अगर आप हमारे मन का नहीं करेंगे हम आपको वोट नहीं देंगे, अगर आप हमारे पार्टीज में नहीं आएंगे हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोगों के पास ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के ऑप्शन हैं जो उनकी वो सारी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जैसा कि रितु जी ने कहा, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है, उन्हें काम करने से मतलब नहीं है। तो अगर हम इस चीज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हम
ऐसा एक रूल बना सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से जो भी किसी भी पद के लिए खड़ा हो रहा है या इलेक्शन लड़ रहा है, उसका एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उसके एजेंडा में या वो जो भी अपना इलेक्शन लड़ने में जो भी कैंपेनिंग कर रहा है उसमें ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पे ये जो करेगा उसकी सिर्फ इलेक्शन लड़ सकता है। क्योंकि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर कोई इस चीज पे वोट दे रहा है, पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं किया, तो फिर हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कहाँ है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मतलब अगर हम ऐसा करें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, उनका एक क्वालिफिकेशन डिसाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वालिफाइड लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो शायद थोड़ा सा सुधार आ सकता है। मैं जानना चाहूंगी हमारे एक्सपीरियंस लोगों से क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वो रियल पॉलिटिक्स में रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? इनफैक्ट इसी के साथ मैं आपके स्क्रीन पे जो अभी एक प्रश्न है कि एक अच्छे मुखिया को हरा दिया गया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उज्जवल जी हमारे कार्यक्रम में एक बार पहले आए, ये खुद मुखिया है और इन्होंने ये कमेंट किया है, तो ये इस पे भी शायद कुछ टिप्पणी आनी चाहिए। मतलब कि सक्सेना साहब, आप कुछ क्विक कमेंट देना चाहेंगे? हम लोग के पास समय बहुत कम है। आप म्यूट हैं अभी। हेलो जी। हाँ, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। कमेंट। जैसे अभी हमने कहा वोट की बात करें तो लोगों को वोट का महत्व समझना पड़ेगा। बार बार हम कहते हैं कि 100% मतदान हो, तो 100% मतदान के लिए हम यूं क्यों नहीं कहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़े। लोगों में ये भावना हट जाए कि पार्टियां, जो ये राजनीति है, ये एक दलदल है। उस भ्रम को लोगों का दूर करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ये चीजें कर पाएंगे, और जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, हम गली मोहल्लों में जाते हैं, हम उसमें जाते हैं, लेकिन अगर कोई मास लेवल के डिसीजन अच्छे होने शुरू हो जाएं तो जनता का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। हमें उस बारे में सोचना है कि मास लेवल के निर्णय अच्छे कैसे हो पाएंगे। मास लेवल के निर्णय अच्छे का कैसे हो पाएंगे। अच्छा, अभी एक और जैसे कि सवाल भी आया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की निकिता ने बात की, उनके जो रिम्यूनरेशन होते हैं, सैलरी होती है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। रितु जी, आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले तो कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो अभी जो बात चली उसमें ये है कि जब तक हम एक सम्मानजनक लिटरेसी रेट को अचीव नहीं कर लेते हैं, मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक लिटरेसी रेट में आना होगा किसी भी राज्य को। अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ लिटरेसी का रेट जो है वो ज्यादा हायर है, तो वहाँ पे देखेंगे कि लोगों की मेंटेलिटी अलग है। पंजाब में आप जाकर के किसी को कहें, केरल में जाकर के किसी को कहें कि हम 5 किलो चावल देते हैं, तुम हमें वोट दे दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है और डेफिनेटली लिटरेसी रेट वहाँ पे ज्यादा है। हमसे ज्यादा लिटरेट लोग वहाँ पे हमारे राज्य से हैं, लेकिन यहाँ पे 5 केजी चावल में वोट डल जाता है, ये फर्क है। तो सबसे पहले जो अचीव करने की जरूरत है बेहतर लोकतंत्र के लिए भी, बेहतर पॉलिटिक्स के लिए भी, वो है कि हम अपने लिटरेसी रेट को हम बढ़ाएं, बेहतर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रही पीढ़ी की बात, तो जब हम जो राजनीति को चुनते हैं तो वो मैं सबको ये कहती हूँ, किसी भी युवाओं को अगर संदेश देने की बात है तब भी मैं ये कहती हूँ कि इसको आप अपने मतलब नौकरी की तरह नहीं ले, ये आपका कैरियर नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स में आप सिर्फ देने के व्यू से जाएं, लेने के व्यू से नहीं जाएं। आप पैरेलली अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करें जहां से आपका घर चले, आपके बच्चे पढ़े, आपकी फैमिली के जो डिमांड्स हैं आप अपने घर को चला सके, उसकी व्यवस्था कर ले। रोजी रोटी की व्यवस्था करके पॉलिटिक्स में देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए कि मुखिया को 2500 मिलता है तो मुखिया क्या करेगा। मुखिया को 2500 मिलता है क्योंकि उसके अंदर एक पंचायत होता है, विधायक को 1 लाख मिलता है क्योंकि उसके 38 से 40 पंचायतें होती हैं। उसको अगर बांटा जाए तो एक विधायक को भी उतना ही मिलता है जो 2500 एक पंचायत का ले लो और डिवाइडेड बाई 38 और 40 पंचायतें, तो 2500 ही पड़ेगा पर पंचायत एक विधायक को भी। ठीक है, ये अलग बात है कि वो अमीर कैसे बनते चले जाते हैं, वो आप भी जानते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये फर्क है, तो कभी भी ये नहीं चाहिए कि सैलरी क्या है। अच्छा,
प्रभास जी, इनफैक्ट एजुकेशन की काफी बात हुई है, रितु जी ने भी इस पे काफी जोर दिया है। आप इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे, क्योंकि आपका काम इसी क्षेत्र में है। नहीं, ये दो तीन चीज इसमें मेन है कि वेदर वी कॉल इट बिजनेस और पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स और बिजनेस, जो अभी का वर्तमान समय है उसमें पॉलिटिक्स और बिजनेस इंडिस्पेंसेबल है, यू कैन नॉट सेपरेट इट, ठीक है ना। दूसरा, जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, मोर और लेस इट इज अ मैटर ऑफ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि क्या उसके लिए कुछ ऐसे जो इलेक्शंस हैं जहां पे अभी मस्ट टू हैव है, बट इसको जनरलाइज करना, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके की हेल्म ऑफ द अफेयर्स में उसके जो फाउंडर हैं वो एजुकेटेड नहीं है, तो क्या उस एजुकेशन को मानेंगे क्या? सो कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो अभी ऐसे बात करें, जो भी एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टीज है, तो काफी इसको जनरलाइज करना कि हर एक सीट के लिए, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो या एमपी का हो, सेम स्टैचर हो या मुखिया का हो, ये काफी टफ होगा। अब हम दूसरी बात, एजुकेशन कैसा एजुकेशन, एक तरफ हम 72% लिटरेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि जो लिटरेट है उनको भी 2+2 4 नहीं आता है। तो इसी बड़ा ये सब्जेक्टिव चीज है कि जहां लिटरेसी आप लेके चलते हैं 72%, तो हमारे पास तो ये स्टैटिस्टिक है कि 50% भी इंडिया का लिटरेसी नहीं है। सो इट्स अ वाइटल थिंग्स, तब उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक करना पड़ेगा। जो हमारे डैमेजेस दिख रहे हैं, खास करके अगर एजुकेशन का लेवल अप होगा, हमारे नेता अगर एजुकेटेड आएंगे, तो डेफिनेटली अच्छा लोग अच्छा डिसीजन लेंगे, ये तो चीज है। लेकिन एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग, एक 30 सेकेंड्स में उसको हाईलाइट करना चाहूंगा। एक हमारे अच्छे ऐसे डिस्कशन हो रहे थे, तो ये सामने में आया, जो एजुकेटेड लोग हैं वो करप्शन ज्यादा करते हैं। तो मतलब ये करप्शन और एजुकेशन में फिर कैसा, जो एजुकेटेड लोग हैं वो बड़ा करप्शन करते हैं और अच्छा करप्शन करते हैं। चलो ये एक मतलब मेरी लाइटर नोट, बट बड़ा एक सब्जेक्टिव चीज है कि करप्शन और एजुकेशन की बात करें या डिलीवरी की बात करें, गवर्नेंस की बात करते हैं, मोर ऑफ लिटरेसी, और लिटरेसी इट इज द लीडरशिप एक्यूमेन, वो काफी मायने रखता है। हम सब लोगों को इसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो एक फेल कैंडिडेट 5वीं क्लास का वो हमारे मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो काफी मायने रखता है, एजुकेशन काफी मायने रखता है। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे आज के कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करने की तरफ अग्रसर हों। कहीं ना कहीं एक चीज जो है कि जिस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं, उसी तरीके से राजनीति को भी आगे बढ़ने की जरूरत है, और इस सब में हम सब साथ मिलकर के काम करें, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, खास करके स्थानीय स्तर पे छोटी छोटी चीजें करके। इसकी बड़ी जरूरत है, और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरीके की चर्चाएं और चर्चा में आगे की बातें भी करने की कोशिश करते रहें। नमस्कार। नमस्ते।